हाँ तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे संस्कृत का पाठ नंबर 2 पाटलिपुत्र वैभव। ये पाटलिपुत्र वैभव जो कि एक निबंध है और निबंध का मतलब क्या होता है? निबंध का मतलब होता है नीज और बंध, जिसके विस्तारित रूप में, जिसके विश्लेषण में किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं हो, उसी को हम लोग कहते हैं निबंध। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आ जाता है कि पाटलिपुत्र वैभव निम्न में से है क्या है? बोलिए। तो पाटलिपुत्र वैभव एक प्रकार के निबंध है, ठीक ना। अब निबंध है तो इसका चर्चा किया जाएगा। अभी आपके सामने हम चर्चा कर रहे हैं पाटलिपुत्र वैभव के बारे में। तो देखिए पाटलिपुत्र वैभव इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि हमें इसके विस्तारित रूप के बारे में जानेंगे, इसके भव्य मतलब इसके रक्षा व्यवस्था के बारे में जानेंगे, और यहाँ पर क्या क्या फूल हुआ करता था, यहाँ पर कौन कौन सा राजा महाराजा हुआ करते थे, कौन कौन यहाँ पर सन्यासी आए थे और उन्होंने क्या बोला, सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। अब समझते हैं बोले कि पाटलिपुत्र वैभव जो है उसका इतिहास कितना वर्ष पुराना है। अब देखिए किसी प्रकार का इतिहास पढ़ते हैं तो आपके मन में आएगा, एक बात आता है कि हम किसी प्रकार का भी इतिहास पढ़ेंगे मतलब बीता हुआ बात पढ़ेंगे ना। अब बीता हुआ बात पढ़ेंगे जो लिखित हो उसी को नहीं इतिहास कहते हैं। तो देखिए इतिहास किसी प्रकार का भी हो, तो पाटलिपुत्र का इतिहास देखा जाए तो पाटलिपुत्र का इतिहास जो है लगभग लगभग कहा जाता है इतिहास। क्या दोस्तों? पाटलिपुत्र का इतिहास कहा जाता है कि ये 2500 वर्ष पुराना है। पाटलिपुत्र का इतिहास जो है वह 2500 वर्ष क्या है? पुराना है। 2500 वर्ष पुराना, इसको देख लीजिए, क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि पाटलिपुत्र का इतिहास जो है 2500 वर्ष पुराना है, ठीक है। अब देखिए किसी प्रकार का भी इतिहास पढ़ते तो आपको काल 3 प्रकार का होगा ना। काल आपको लगता है कि 3 प्रकार का होगा। अब 3 प्रकार का होगा तो वो होगा जो बहुत पहले हुआ होगा, जिसको आप लोग कहते हैं प्राचीन काल ना। दूसरा में होगा मध्य काल, और तीसरा में होगा जो अभी चल रहा है, और अभी चल रहा है उसको मॉडर्न युग कहते हैं, और मॉडर्न युग को ना आप लोग आधुनिक युग कहते हैं ना। अर्थात कहा जाए तो इतिहास का प्रकार के 3 प्रकार के होता है, और इतिहास का प्रकार के 3 प्रकार के देख लीजिएगा, एक एक बारीकी से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। पहला होता है प्राचीन काल, दूसरा होता है मध्य काल, तीसरा होता है जिसका नाम है आधुनिक काल, ठीक ना दोस्तों। अभी आधुनिक काल, तो देखिए प्राचीन काल में क्या क्या हुआ होगा। तो प्राचीन काल में अभी ना आप क्या करते हैं, किसी प्रकार का समस्या होता है, पेट दर्द होता है दूसरा दवाई ले लीजिए, आंख दर्द होता है अलग दवाई ले लीजिए, मुंह दर्द होता है अलग दवाई ले लीजिए ना, छोटी आंत में खुजली है तो अलग दवाई ले लीजिए, विभिन्न तरह की चीजें। अब देखिए जैसा जैसे खोज हुआ वैसे वैसे बीमारी भी बढ़ा। अब बीमारियों का नाम ऐसा ऐसा जैसे गजबात, चिकन पॉक्स, नाम देखिए कितना मस्त है ना। आखिर जैसे जैसे हम लोग विज्ञान में तरक्की की है वैसे वैसे हमारा बीमारी में भी तरक्की हुआ। तो खैर उस पर हमको फोकस नहीं करना है, हमको तो फोकस करना है संस्कृत पे। तो प्राचीन काल की बात किया जाए तो प्राचीन काल में देखिए तो पहले क्या होता था, कोई भी बीमारी होता था सीधे बाबा का हम जाते थे, कोई भी बाबा का, ऐसा नहीं कि झाड़ फूक वाला बाबा का। तो झाड़ फूक उसको तो ठग बाबा भी कहते हैं ना हम लोग। तो क्या कहते हैं कि हम बाबा कन जाते थे, बाबा क्या करते थे, पत्ता देते थे, किसी प्रकार का पत्ता देते थे, वो अपना जड़ी बूटी देते थे, वो अपना वैदिक रूप से क्या करते थे, हमको उपचार कर देते थे ना। तो उस समय क्या होता था, वैदिक काल होता था। वैदिक काल क्या होता था? वैदिक काल। देखिए वैदिक काल, अभी वैदिक काल में इसका कोई चर्चा नहीं किया गया, चर्चा किया गया, स्थान था लेकिन चर्चा विशेष नहीं किया गया। उस समय मात्र इसका एक ही नाम था जिसका नाम था पतन। पतन का मूल अर्थ क्या होता है? पतन का मूल अर्थ होता है, देखिए जैसे कोई भी स्थान है, कोई भी गांव है, कोई भी जगह है, तो अगर वह नदी के किनारे बसा हुआ है, कहाँ? नदी के किनारे बसा हुआ है, तो जहाँ पर लोग ना ठहरते हैं, रुकते हैं, अपनी वस्तुओं का लेन देन करते हैं, अदल बदल करते हैं, उसी को हम लोग पतन के नाम से जानते हैं। उस जमाने में हुआ करता था। लेकिन अभी क्या है, पतन का मूल अर्थ होता है, अभी के युग में पतन का मूल अर्थ होता है कि जहां पर पानी में परिवहन करने वाले वस्तुएं रुके, ठीक ना, आदमी उतरे, आदमी चढ़े, उसी को पतन कहा जाता था। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। उस समय आदमियों खाली रुकता था, विश्राम करते थे बेचारे लोग, ठीक ना, अपना सामान को अदल बदल करते थे। जैसे देखिए जहाँ पर बस रुकता है तो बस स्टैंड कहते हैं, टेम्पू रुकता है तो टेम्पू स्टैंड कहते हैं, जहाँ पर रेल रुकता है, ट्रेन रुकता है, उसको रेलवे स्टेशन कहते हैं कि ना। ठीक उसी प्रकार जहाँ पर हवा मतलब पानी वाला कोई भी चीज रुकेगा, जैसे नैया रुका ना, या पनिया जहाज रुका, या किसी प्रकार का पानी में परिवहन करने वाले चीज रुका, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पतन कहते हैं। तो
वैदिक युग में इसका हल्का फुल्का चर्चा था जिसका नाम है पतन। उस समय पतन के बारे में विशेष रूप से चर्चा नहीं किया गया था, लेकिन थोड़ा चर्चा किया गया था। अब एक बात आ गया, देखिए उसके बाद आ गया महाजनपद। क्या हुआ? महाजनपद। देखिए वैदिक काल के बाद आ गया महाजनपद। जैसे देखिए अभी ना आप लोग विभिन्न राज्य में रहते हैं कि बिहार अलग हो गया, झारखंड अलग हो गया, उत्तर प्रदेश अलग हो गया, ना विभिन्न तरह के राज्य। अब विभिन्न तरह के राज्य है, लेकिन उस समय राज्य नहीं था, उस समय केवल था महाजनपद। महाजनपद था तो महाजनपद में ही हुआ था क्या, जैसे उस समय 16 को महाजनपद था। अब महाजनपद में क्या हुआ था? महाजनपद में गौतम बुद्ध के बारे में चर्चा किया गया है। महाजनपद में ही किसके बारे में चर्चा किया गया? गौतम बुद्ध के बारे में चर्चा किया गया है। अब हल्का जान लीजिएगा, ऐसे गौतम बुद्ध के बारे में विशेष इसमें चर्चा नहीं करना है, लेकिन आ गए हैं तो भाई निपटारा कर देते हैं, ठीक है, जो आगे चलकर फिर आपको दिक्कत नहीं हो भविष्य में। लेकिन पढ़िए ऐसा कि फिर आगे चल करके हमको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़े। अभी जो मेहनत कर रहे हैं अभी क्या कम है? अभी तो कम नहीं कर रहे हैं आप। अभी जो मेहनत कर रहे हैं तो उसी को सकारात्मक रूप से लेकर चलिए ना। अब चाहिएगा तो ऐसे भी 5 मिनट के वीडियो हम भी बना सकते हैं ना, लेकिन हम जो इसको लंबा कर रहे हैं आपके भविष्य को लेकर के, ताकि आपका भविष्य बेहतर बने। अब समझिएगा, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या? सिद्धार्थ, ठीक ना। ये एक राजा के बेटा थे। इनका जन्म जो हुआ था बिहार और नेपाल के समीप लुबनिया जगह पर हुआ था, ठीक ना। अब ये राजा के बेटा थे, तो कोई भी आदमी अपना बेटा को बड़ी लाड़ प्यार से पालता है। तो क्या हुआ कि एक महायोगी आए। महायोगी भाई बड़े आदमी का बाल बच्चा है तो यहाँ पर जन्मपत्री दिखाया जाएगा। अब महायोगी आए। महायोगी क्या किए, मतलब इनके पिताजी जब पूछे कि ये आगे चलकर क्या बनेगा, ये गौतम बुद्ध जो है, सिद्धार्थ जो है, उस समय बचपन का नाम सिद्धार्थ था, तो ये बोले, महायोगी से बोले इनके पिताजी कि आगे चल के ये क्या बनेगा। तो उनके जो महायोगी जी थे वो पत्री देखे और बोले कि बचवा जो है आगे चलकर ना ये लगता नहीं है, ये है, ये दुइये की चीज बनेगा, या तो ये बहुत बड़ा राजा बनेगा, शासक बनेगा, आ न तो ये सन्यासी बनेगा, संत बनेगा, सन्यासी बनेगा। अब कोई भी आदमी ऐसा तो नहीं चाहेगा ना कि हमारे बाल बच्चा सन्यासी बन जाए, मठ में चल जाए, ऐसा तो नहीं होगा, कदापि नहीं चाहेगा। अब इसलिए क्या हुआ कि इनके पिताजी ना काफी सोचे पड़ गए। अब फिर विचार किए कि सन्यासी बनता कौन है, तो इनके पिताजी को समझ में आया कि सन्यासी को बनता है जिसको ज्यादा दुख होता है, ज्यादा दुख का सामना करता है, वही सन्यासी बनता है। लेकिन किस्मत के टाला कौन ना, किस्मत के लिखा कोई टाल सकता है। अब सन्यासी जो लिखा हुआ है वो तो होबे करेगा। लेकिन क्या हुआ कि इनके पिताजी ना ये सोचे कि इसको ना हम दुख होवे नहीं देंगे, मतलब कभी होने ही नहीं देंगे, दुख का कभी हम छाया भी नहीं पड़ने देंगे इसको। अब दुख का कभी छाया ही नहीं पड़ने देंगे तो कभी दुख होगा नहीं, और दुख होगा नहीं तो सन्यासी बनेगा नहीं, और सन्यासी नहीं बनेगा मतलब राजा बनेगा। कोई भी आदमी चाहता है ना, कोई भी आदमी चाहता है कि उसका वंश चलते रहे, वंश क्या हो, धीरे 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 चलते रहे। इसलिए क्या हुआ कि ये सोचे कि उसको दुख हो ही नहीं, किसको, सिद्धार्थ को। गौतम बुद्ध के पिताजी सोचे, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, तो उनके पिताजी सोचे कि इसको ना कभी दुख हम होने ही नहीं देंगे। अब होने ही नहीं देंगे तो क्या किए, ये ना ऐसा एक महल बना है मैथिली राज्य में, हम लोग मैथिली के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक ना, मगध साम्राज्य, ठीक। अब ये क्या हुआ, मैथिली नहीं मगध। अब क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा महल बनवाए। अब महल में ना किसी प्रकार का भी दुख का एक छाया भी नहीं पड़ने दिए। अब दुख का छाया नहीं पड़ने दिए वो महल में, तो अर्थात ऐसा महल को बनाए ना कि उसमें न वृद्ध व्यक्ति रहेगा, न बच्चा व्यक्ति रहे, न उसमें बच्चा रहेगा, न उसमें रोगी रहेगा, कोई केवल रहेगा तो नवयुवक रहेगा। और जितना ज्यादा सुख दे पाए उतना ज्यादा देना, भाई राजा वाला बात है। अब देने के लिए तो सारा सुख प्राप्त था उनको, पिताजी वाला बात था। राजा दूसरी बात, राजा इसलिए क्या हुआ कि देते गए, जब उम्र 19 साल का हुआ तो इनके राज्य के सबसे सुंदर कन्या जो थी, सुंदर कन्या, काफी मनमोहनी, काफी सुंदर कन्या जो थी, उससे इनका विवाह करा दिया गया। अब विवाह हुआ, एक बच्चा भी हुआ, राहुल नाम का लड़का हुआ।
राहुल नाम का लड़का हुआ तो ये सोचे कि चल भाई अब थोड़ा राज दरबार में घूमते हैं, थोड़ा अपने राज्य में घूमते हैं कि क्या कैसा माहौल। कौन? गौतम बुद्ध सोचे। जब वहां पर गए ना तो ये रास्ते में देखे, अपने सारथी को बोले, सारथी मतलब होता है जो घोड़ा वोड़ा चलाता है ना, उसी को सारथी बोला जाता है। तो ये बोले कि सारथी रथ निकालिए, ये गए अपने राज्य में घूमे। और राज्य में घूमते थे ना तो पहले हल्ला हो जाता था कि गौतम मतलब सिद्धार्थ आ रहे, सिद्धार्थ आ रहे, सिद्धार्थ आ रहे, सारे जितने भी व्यक्ति हैं ये सब हट जाओ हट जाओ हट जाओ, गौतम बुद्ध आ रहे हैं। उस समय बुद्ध नाम नहीं पड़ा था, गौतम आ रहे, गौतम आ रहे, सिद्धार्थ आ रहे। तो जितना भी दुख वाला चीज था ये सब साइड हो जाता था पहले, कहीं राजा वाला बात था, तो दंड मिलता। अब क्या हुआ कि ये दिन बीतते गए बीतते गए, अब जब शादी ब्याह हुआ, बाल बच्चा हुआ, ठीक ना। अब बाल बच्चा हुआ तो ये घूमने का इच्छा जागृत किए, इच्छा हुआ इनको। जब ये घूमने गए तो रास्ते में सबसे पहले वृद्ध व्यक्ति को देख लिए। सबसे पहला दुख, जो कभी देखे नहीं थे। आप ही के सामने कोई चीज को हम प्रकट कर देंगे, आप कभी देखे नहीं, अब उसको हम प्रकट कर देंगे, आप अचंभा में हो ही नहीं जाइएगा, ये बाप रे भाई कथी हो गया, ये क्या है सर जी, क्या है ना। ठीक उसी प्रकार गौतम बुद्ध के सामने आ गए एक विचित्र तरह की चीज, इस सोच में पड़ गए। इस सारथी से पूछे, सारथी भैया ये क्या है, ये क्या है सारथी। तो सारथी बोला कि एक वृद्ध व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति है जो लाठी लेकर बेचारा जा रहा था, टुकुर टुकुर कर जा रहा था। ये सोचे, ये बोले कि क्या होता है ये वृद्ध व्यक्ति, क्या होता है बूढ़ा व्यक्ति, क्या होता है। तो ये बोले कि जो हर एक जीव जो है अपना एज क्रॉस करता है, और जब क्रॉस करता है तो एक आयु ऐसा भी आता है जो हम लोग बूढ़े हो जाते हैं। तो ये गौतम बुद्ध बोले क्या हम भी हो जाएंगे। तो सारथी बोला कि हाँ आप भी हो जाएंगे। तो ये बोले गौतम बुद्ध तुम भी हो जाओगे। तो हाँ हम भी हो जाएंगे। क्या मेरे पिताजी भी हो जाएंगे। तो हाँ आपके पिताजी भी एक समय बूढ़े हो जाएंगे। अब बात हुई कि आगे गए एगो देखे मरे हुए व्यक्ति को रास्ते में, सब व्यक्ति को देखे, अभी तो कभी देखे नहीं थे। उसमें भी क्या था कि सब व्यक्ति था, रोड के किनारे मरा हुआ था, आदमी बहुत रो रहा था, हमइयो का रो रहा था। ये सोचे कि क्या है शर्त, ही क्या है। तो बोले कि देखिए जब आयु गिरता है तो निश्चित रूप से सीमा समाप्त होगी, अब सीमा समाप्त होगी तो आदमी मरेगा। सोचे कि हम भी मर जाएंगे। तो हाँ आप भी मर जाएगा। तो वो बोले सारथी तुम भी मर जाओगे। तो हाँ हम भी मर जाएंगे। क्या मेरे पिताजी मर जाएंगे। तो हाँ आपके पिताजी भी मर जाएंगे। अभी ना कहिए कि इनको कम दिमाग है, कभी देखे ही नहीं, इसलिए प्रश्न पे प्रश्न किए जा रहे थे। अगला में क्या हुआ, ये प्रश्न किए जा रहे थे तो तीसरा नंबर में आ गया एक रोगी व्यक्ति। अब एक रोगी व्यक्ति को देख करके चंभा हो गया। वो काफी बिलबिला रहा था, काफी बलबला रहा था, बेचारा बेचैन दर्द से आहमयो कर रहा था। ये बोले कि ये क्या है। ये बोले कि अपने पीड़ा से, दर्द से रो रहा है। तो ये रोग क्या होता है, पीड़ा क्या होता है। तो बोले कि देखिए अब शरीर में तो है, अब शरीर है, किसी न किसी प्रकार की समस्या तो होबे करेगा। प्रकृति के विरुद्ध जाइएगा तो किसी न किसी प्रकार की समस्या होगा। तो बोले हमको भी होगा। तो हाँ आपको भी होगा, मेरे पिताजी को भी। प्रश्न वही तरह की दाग रहे थे। ये बोले कि हाँ चलिए, मतलब 3 गो चीज देख लिए थे, पहला वृद्ध व्यक्ति, मरा हुआ व्यक्ति, और तीसरा रोगी व्यक्ति। अब जैसे ही आगे गए तो एगो देखे सन्यासी व्यक्ति को, जो अपना मग्न में क्या था, झूम रहा था, झूम बराबर झूम गा रहा था। उस समय गाना नहीं था, गाना तो अब नहीं है, झूम बराबर झूम, लेकिन उस समय वो मग्न था, अपना परमात्मा में विलीन था, बेचारा घूम रहा था, खूब झूम रहा था। ये बोले ये सारथी क्या है, तखनी से वो दुख वाला देख रहे थे। आई पूछ रही सारथी क्या है। तब सारथी बोलता है कि महात्मा, गौतम बुद्ध बोले महात्मा ये जो है ना, ये जो है ये एक सन्यासी है, तो ये दुख में नहीं है। तो नहीं इसको दुख नहीं है, इसको दुनिया से कोई मोह माया है, ये नहीं है। तखनी ये विचार कर ओ दुनिया से मोह माया करेंगे तो हमको दुख होगा। हम ऐसा चीज बनते हैं कि जिससे हमको दुख ही ना हो। अब पहले तो किस्मत में लिखा हुआ था इनको बनना, किस्मत को कौन टालेगा वाला है। इसलिए क्या हुआ कि यह उसी समय निर्णय ले लिए कि आगे चल करके हम क्या बनेंगे, सन्यासी बनेंगे। अब सन्यासी बनेंगे, साधु बनेंगे, संत बनेंगे। अब सन्यासी बनेंगे, ठीक ना। अब क्या हो कि वहां से आए, घूम कर घर में आए, महल में आए, वो काफी बेचैन रहने लगे ना। उन्हें पत्नी है, इन्हें बेटा है जिसको छोड़ने में बनता नहीं है।
समय बीते गए, जब 1.5 वर्ष का बेटा हुआ तो क्या हुआ कि ये चुपके से घर को छोड़ दिए और घर को छोड़ करके जंगलों में चले गए, वहां पर तपस्या किए। फिर जब इनके बारे में हम जब विश्लेषण करेंगे, जब टॉपिक आएगा कि गौतम बुद्ध के बारे में मेन टॉपिक आएगा तो उस पर हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों लिखते चले जाएगा, जो भी हम बोलते हैं सारे के सारे नोट पॉइंट में लिखते चले जाइए ताकि आपको फायदा कर जाए। जब ये जंगलों में गए तो वहां पर काफी तपस्या की, तपस्या करके ये समझे कि वो दुनिया में और कुछ नहीं है, मानव एक शरीर, आश्रित शरीर है, कभी ना कभी खत्म हो जाएगा, कि कभी ना कभी ये खत्म हो जाएगा। लेकिन जो सत्य बात है उसी पर सत्य होना चाहिए, जो होने वाला है वो होके रहेगा। आपने भी देखा जो लिखा हुआ था वो होके रहा। इस आवर में क्या हुआ कि जब ये गौतम बुद्ध ना पटना में बहुत बार, कहा जाता है कि पटना में बहुत बार आए थे, लेकिन जब बूढ़े हो गए ना तो अंतिम बार एक बार आए तो उस समय ना पटना का नाम जो था पटना में ना, पटना कहाँ बसा हुआ था? पटना एक गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है ना। अब आप जानते हुआ कि नदी के किनारे जब भी होता है तो नदी के किनारे पानी बहा कर लाता है मिट्टी को, नए नए मिट्टी को, तो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। जलोढ़ मिट्टी में क्या होता है? फूल की खेती, फलों की खेती, ऐसे भी कॉमन कोई भी अनाजों की खेती अधिक होती है। तो वहां पर क्या हुआ था कि वहां पर ना गुलाब की खेती अधिक होता है, गुलाब के फूल की खेती। और गुलाबे का ना दूसरा नाम, पर्यायवाची शब्द क्या था? पाटली था, पाटली होता है, ठीक ना। तद्भव आतस्सम जब पढ़िएगा ना तो उसमें आ जाएगा कि गुलाबे का दूसरा नाम पाटली रहता है, होता है, ठीक ना। एक बड़ा की गांव था पाटलिपुत्र, जो था उस समय पाटलिपुत्र थोड़े था, उस समय एक गांव था, उस समय पतन था, पतन के बाद आगे क्या थी, उसके बाद आए पतन के बाद एक गांव था। तो उस समय जब गौतम बुद्ध आए थे तो गांव था, जब दोनों जोड़ा गया तो क्या बना? पाटलीग्राम। तो क्वेश्चन आ जाता है कि गौतम बुद्ध के समय पटना का नाम क्या था? पाटलिपुत्र का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के समय पाटलिपुत्र का नाम था पाटलीग्राम था, ठीक ना। अब पाटलीग्राम था तो देखिए गुलाबों की खेती होता था, और भी खेती, पुष्पों की और भी खेती होता था, लेकिन सबसे ज्यादा गुलाब का। अब फूले का नाम दूसरा नाम, चाहे कोई भी फूल हो, उसी का नाम, फूल का ही दूसरा नाम पर्यायवाची शब्द पुष्प कहते हैं। आप लोग क्या कहते हैं? पुष्प कहते हैं ना। दूसरा नाम कुसुम कहते हैं, कुसुम कहते हैं, ठीक ना। अब इस सब में पुर लगा दीजिए तो पुष्पुर हो गया, कुसुमपुर हो गया, ठीक ना। ये प्राचीनतम नाम हो गया। ये क्वेश्चन आ जाता है कि पाटलिपुत्र का प्राचीनतम नाम क्या है? तो पुष्पुर है और क्या है? कुसुमपुर है, ठीक है। इसको नोट करते चले जाइएगा, काफी भी टॉपिक है, क्वेश्चन पूछेगा। दूसरी बात ये पूछ देगा कि गौतम बुद्ध के समय पाटलिपुत्र का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के समय पाटलिपुत्र का नाम क्या था? देखिए लिखा हुआ है पाटलीग्राम था, पाटलीग्राम था, ठीक ना। पाटलिपुत्र का प्राचीनतम नाम क्या था? तो प्राचीनतम नाम यही है, प्राचीनतम नाम देख लीजिए। जब ये आए थे ना, अंतिम बार आए थे, हम इसको पूछ रहे, ठीक ना। जब ये अंतिम बार आए थे ना तो पटना के बारे में कुछ बताए थे, क्योंकि भाई सन्यासी थे, आगे चल कर सन्यासी बन गए थे ना, जंगल में गए, वहां पर तपस्या की, तपस्या करके सन्यासी हो गए। अब सन्यासी बने तो क्या हुआ कि ये अपने न ज्ञानों से कुछ बताए पटना के बारे में। उस समय पटना में पाटलीग्राम था, पाटलीग्राम के बारे में, पाटलिपुत्र के बारे में कुछ बताए कि पाटलीग्राम ना ये सरस्वती का कुल गिरहा है, मतलब यहाँ पर सरस्वती का वास होता है। अब सरस्वती का वास होता है इसलिए क्या है कि आगे चलकर ना इस शिक्षा में अग्रिम रहेगा। कथी में? देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछेगा कि गौतम बुद्ध ने पटना के बारे में क्या कहें। तो पाटलिपुत्र जो है, पटना जो है, आगे चल करके कहा, आगे चल करके जब समय बीतेगा आगे जाएगा तो ये शिक्षा में, कथी में बोलिए? शिक्षा में, ठीक ना, ये शिक्षा में। दूसरा चिकित्सा में, चिकित्सा में, ठीक ना, चिकित्सा में। अब देखिए जहां पर भी शिक्षा अधिक होगा वहां पर चिकित्सा ठीक होगा, ठीक ठाक। आप ही के क्षेत्र में देखते अगर लोग पढ़े लिखे ज्यादा हैं तो शिक्षित अगर ज्यादा हैं तो शिक्षा मतलब चिकित्सा भी अधिक होगा। अब चिकित्सा भी अधिक होगा तो आदमी मरेगा कम। भाई डॉक्टर ज्यादा, डॉक्टर साहब ज्यादा होंगे तो आदमी मरेगा कम में ना, कि अब क्या होगा? मरेगा कम तो जनसंख्या ज्यादा, क्या होगा? मरेगा कम तो जनसंख्या तो बढ़ने नहीं जाएगा, जनसंख्या ज्यादा होगा, ठीक है ना।
अधिक। तो इनका कहना था कि पाटलिपुत्र जो है ना आगे चलकर शिक्षा में, चिकित्सा में, जनसंख्या में अग्रिम रहेगा। अब अग्रिम रहेगा तो इतने में नहीं, कुछ नकारात्मक प्रभाव भी होगा यहाँ पर, क्योंकि लगातार खाली सकारात्मक प्रभाव थोड़ी में, ये सब सकारात्मक प्रभाव ना कि शिक्षा में, चिकित्सा में और जनसंख्या में सबसे अग्रिम रहेगा। और देखिए इसका कुछ नकारात्मक प्रभाव भी है कि यहाँ पर लगातार झगड़ा होगा, अलगाववादी रहेगा, अगला आदमी अगला से कोई मतलब नहीं रखेगा। अभी भी जाकर देखिए वो मतलब रखता है लेकिन उतना कोई मतलब खास मतलब नहीं जितना आपके गाँव में रहता है। नीमक घट गया, जिसको आप लोग नून नमक कहते हैं ना, साधारण नमक कहते हैं, नमक घट गया एक दूसरे से मांग लेते हैं, लहसुन घट गया एक दूसरे से मांग लेते हैं ना, पैंचा ऐसा जो भी चलता है ये सब आप एक दूसरे से ले लेते हैं। का पटना में ले लीजिएगा, पटना में सब अपने टेढ़ रहता है, बब्बर टेढ़ की एगो शेर होता है, एगो बब्बर टेढ़ होता है, तो उसी तरह रहता है पटना में कि। तो गौतम बुद्ध का ही मानना था कि आगे चलकर ये शिक्षा में, चिकित्सा में और जनसंख्या में अग्रिम रहेगा। जनसंख्या वगैरह के बारे में विशेष नहीं बोले थे लेकिन ये दुगो के बारे में विशेष बोले थे, शिक्षा में और चिकित्सा में अग्रिम रहेगा, ठीक ना। अब क्या था कि यह ना यहाँ पर लगातार अगलगी रहेगा, अगलगी मतलब कहीं ना कहीं आग लगते रहे, ऐसा बात नहीं कि प्रतिदिन लगता है, अगलगी में भी अग्रिम रहेगा, बाढ़ में, सुखाड़ में भी अग्रिम रहेगा, ठीक ना, अलगाववादी में भी अग्रिम रहेगा। तो गौतम बुद्ध ने पटना के बारे में क्या कहा तो गौतम बुद्ध ने पटना के बारे में कहे कि यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था अच्छी रहेगी, चिकित्सा व्यवस्था अच्छी रहेगी, यहाँ पर अलगाववादी रहेगा, ठीक ना। यहाँ पर अलगाववादी के बाद क्या क्या रहेगा बोलिए, अलगाववादी रहेगा, यहाँ पर बाढ़ सुखाड़ की समस्या लगातार बनी रहेगी। इन्होंने गौतम बुद्ध ने कहा। जब गौतम बुद्ध क्या हुआ कि गौतम बुद्ध क्या महाजन पद के बाद आ गया मगध साम्राज्य। क्या आया? मगध साम्राज्य। बोलिए दोस्तों, ये लिख दीजिएगा ना, लिख लीजिएगा। इसके बाद आ गया मगध साम्राज्य, ठीक ना। देखिए पहले आया प्राचीन काल, प्राचीन काल के बाद वैदिक काल, वैदिक काल के बाद महाजन पद, महाजन पद का आ गया कौन? मगध साम्राज्य। तो मगध साम्राज्य के जो पहला शासक थे उसका नाम था अजात शत्रु। क्या था? अजात शत्रु। देखिए इसको पूछ दो, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा हो सके तो, ठीक ना। तो सबसे बेहतर होगा कि आप नोटबुक, पेन और पेंसिल लेकर रहिए और लिखते लगातार चले जाइए। जो भी मैं बोलता हूँ सारे पॉइंट को नोट करते चले जाइए, वीडियो को रोक रोक कर लिखते चले जाइए। मगध साम्राज्य, मगध साम्राज्य के जो शासक थे जिसका नाम था अजात शत्रु। अजात शत्रु इसलिए पड़ा था क्योंकि ऐसा ना कोई ये आदमी था, ऐसा कोई जात था जो इनका दुश्मन नहीं था। हर एक जात में ना जात, ठीक ना, हर एक जात में इनका कोई ना कोई दुश्मन था। अजात शत्रु का कोई ना कोई हर एक जात में दुश्मन था। अब क्या था, अजात शत्रु जो थे, अब अजात शत्रु जब शासक बने थे ना, तो इनको बनने से पहले मगध बिहार का नाम, ठीक ना। अब मगध का ही दूसरा मतलब पहला का राजधानी जो था, याद करिए, पहला का राजधानी जो था वो आपका था राजगीर। देखिए नोट कर लीजिएगा, पहला का राजधानी था राजगीर था। अब राजगीर था। अभी क्या किए ना कि सोचे कि देखिए अगर राजगीर है तो राजगीर बहुत दूर है पटना से, ऐसे तो बहुत दूर नहीं लेकिन तैयो तो दूर है। मतलब कोई भी चीज अब आवागमन हुआ, अगर राजधानी में आया, राजधानी में से फिर हमको पाटलिपुत्र में लाना होगा, मतलब ठीक ना, पटना में लाना होगा, अब फिर ना इस सब जगह जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसलिए क्या किए कि ना पाटलिपुत्र को ना राजगीर को ना राजधानी से हटा करके पाटलिपुत्र कर दिए थे। पाटली का नाम से नामों बदल दिए, पाटलिपुत्र कर दिए थे। कला कहीं सोचे ना कि ये तो नदी के किनारे बसा हुआ है। अब नदी के किनारे बसा हुआ तो पहला उस समय तो आपका परिवहन का साधन नहीं ना था, हेलीकॉप्टर नहीं था भाई, सड़क परिवहन नहीं था, रेल परिवहन नहीं था, एकदम विकास तो हुआ नहीं था। उस समय तो एक ही परिवहन था, क्या? जल मार्ग परिवहन ना, जल मार्ग परिवहन था, तो उसी से आवागमन होता था। विशेषता मतलब जो भी आपका विस्तार हुआ वो धीरे धीरे न हुआ, तो सबसे पहले था जल मार्ग परिवहन। तो सोचिए कि अगर हम नदी के किनारे अपना राजधानी को बना लेते तो कोई भी चीज को हम रोकेंगे, कहाँ रोकेंगे? अगर जल के किनारे ही हम मतलब राजधानी रखते हैं तो कोई भी चीज आएगा तो हमारा राजधानी में रुकेगा तो फायदा हो जाएगा। इसलिए अजात शत्रु क्या किए, सबसे पहले पाटलिपुत्र का नाम जो दिए थे यही दिए थे, और मगध का राजधानी पाटलिपुत्र
इन्होंने ही बनवाए थे, ठीक है ना। कौन बनवाए थे बोलिए, कौन? हाँ, अजात शत्रु बनवाए थे, मगध साम्राज्य, ठीक ना। अब क्या हुआ कि मगध साम्राज्य का ही एक अंतिम शासक था जिसका नाम था घनानंद, समझिएगा, इसको पूछ देता हूँ, ठीक ना। अर्चिन का याद रखिएगा, इसको तो हमको याद रखना है। अब समझिएगा, तो हमने कहा कथी, मगध, मगध साम्राज्य, मगध साम्राज्य का शासक कौन था? अजात शत्रु। और अजात शत्रु के बाद आ गया था घनानंद, सबसे अंतिम शासक था घनानंद। ऐसे कहा जाता है घनानंद, ऐसे कहा जाता है क्या कि ना कि सिकंदर जो था, नाम बड़ी चर्चित आदमी का है, जो बोल दिए बहुत बड़े शासक का था, ठीक है। कहा जाता है कि सिकंदर जो था वो ना पोरस से हार के भागा था, लेकिन सही रूप से कहा जाए तो पोरस से हार के नहीं भागा था। सही रूप से कहा जाए तो, इसका सही रूप से इतिहास देखा जाए ना तो घनानंद से डर का भागा था। घनानंद उतना बड़ा शासक था, एक नाम से भाग गया था, नाम से, ठीक ना। सिकंदर के जो भी शासक थे उसके नामों से भागे थे। अब काहे भाग गए थे उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले इतना समझ लीजिए। अब जब ही आक्रमण करने वाला था ना सिकंदर घनानंद पर, तो क्या हुआ, घनानंद पर आक्रमण जब करने वाला था तो इनके दरबार में ना एक था चाणक्य जी। चाणक्य का ही दूसरा नाम है कौटल्य, कौटल का ही बचपन का नाम है अजय, देख लीजिएगा, ठीक है, नोट करते चले जाइएगा। तो इनके राज्य दरबार में रहते थे बेचारे, चाणक्य विद्वान थे। वो बोले कि राजा साहब अगर सिकंदर इस पर आक्रमण करेगा तो आप हार जाइएगा। सिकंदर भी बहुत बड़ा शासक था, उस समय वो भागा नहीं था, तो खुद को भी बुरा लगेगा, हम आप ही को कह देंगे, आप ऐसे लिखोगे ना तो दिक्कत हो जाएगा, आपको हम निंदा करेंगे तो कोई को भी बुरा लग सकता है। तो ये निंदा कर दिए, घनानंद को लग गया बुरा, भरी सभा में, भाई एक तुच्छ प्राणी हमको राजा को ललकार रहा है। ये क्या किए कि घनानंद को क्या किए कि सीधे पकड़वाए या पकड़वा के बाहर फेंकवा दिए, ऐसे हिलवा हिलाकर फेंक दो बाहर। घनानंद चाणक्य को फेंकवा दिए। अब चाणक्य क्या हुआ, उसी समय क्या किए, अपना बाल को गिड्ढा पार लिया, बोले कि जब तक हम तुम्हारे साम्राज्य को नष्ट नहीं कर देंगे, तुम्हारी वंश को हम नष्ट नहीं कर देंगे, तब तक हम अपने बाल को नहीं खोलेंगे, नहीं कटवाएंगे। अब क्या कि वहां से गए जंगल में गए, ठीक ना। अब जंगल में गए तो वहां पर क्या हुआ कि जंगल में 3 गो था, 3 बालक खेल रहा था, ठीक ना। हाँ, तो क्या हुआ कि जंगल में गए, विंध्याचल के जंगल में, ठीक ना, चाणक्य जी। और जब वहां पर गए तो ऐसे मन तो इनका उदास से थका कि फिरवा दिए थे। अब क्या कि वहां पर जब गए तो ये देखिए 3 बच्चे राज किलम खेल खेल रहे थे, 3 बच्चे, जिसमें एक बच्चा था बगल में और एक बगल में। तो जो एक बच्चे थे वो पूछे कि दोस्त क्या किया है, ये कौन सा अपराध किया है। तो ये बोले, दूसरा बोला कि ये ना राजद्रोह किया है, राजद्रोह किया है अपना, मतलब। तो ये बोले, जो भी थे तीनों व्यक्ति खेल रहे थे, तो ये बोले कि देखो, झूठ बोला हम माफ कर सकते हैं, मर्डर किया मतलब किसी को मार दिया तो माफ कर सकते, चोरी किया हम माफ कर सकते, लेकिन ये देशद्रोह राजद्रोह किया तो हम इसको नहीं माफ करेंगे। अब अचानक उसी बात को देखे, भाई ये क्या है, एक में तो पूरा राजा का गुण आएगा, राजा बनने का पूरा गुण है। अभी क्या किए कि उस बालक को उसके मामा से खरीद लिए 100 असरफी सोना में, और 100 असरफी सोना में वहीं पर विंध्याचल के जंगलों में क्या किए, उसको उनको ट्रेंड किए, और जो भी वहां पर वासी था, आदिवासी था, जो भी डाकू लोग था, इस सबको उसमें शामिल किया, इस सबको ट्रेंड किए। और ट्रेंड करके क्या किए, जब ट्रेंड हो गया अच्छी तरह से, तभी घनानंद पर वो आक्रमण करवा दिए। कौन? चाणक्य जी। किससे? मौर्य वंश से। अब मौर्य वंश से इसलिए करवा दिए, चंद्रगुप्त मौर्य से। जब वही चंद्रगुप्त मौर्य बना तो चंद्रगुप्त मौर्य से जब आक्रमण करवा दिए तो ऐसा नहीं कि तुरंत हार गए था घनानंद, इसका नाम ही काफी था, ठीक ना। अब जल्दी हारता नहीं था, क्या किए कि धीरे 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 पहले छोटा छोटा राज्य को ही लेना शुरू किए, छोटा छोटा जगहों को लेना शुरू किए, और लेते लेते तब घनानंद को ये हरा पाए, ठीक ना। अब उसको हम विशेष चर्चा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि समय का प्रतिबंध है। अब देखिए जब उस पर आक्रमण किए तो ये घनानंद की हार हो गई, और जब घनानंद की हार हो गई तब आया मौर्य वंश, जिसको
चाणक्य जी ने स्थापना किया था। कौन आया? मौर्य वंश। मौर्य वंश, मौर्य वंश जिसको आप लोग चंद्रगुप्त मौर्य कहते हैं, ठीक ना, जो कि घनानंद के हारने के बाद बना था। अभी क्या हुआ, घनानंद के हारने के बाद बना था, तो मौर्य वंश के ना जो भी स्थापक थे, संस्थापक थे, चाणक्य जी थे, ठीक ना। अब चाणक्य जी थे तो देखिए चाणक्य जी थे। अब मौर्य वंश का सबसे पहला शासक जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक ना। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य, इनका जो राज्य था ना, इनका जो राज्य था, मैं पूछ दूं, इनका जो राज्य था वो ना क्या था, इस प्रकार के महल था, लकड़ी का महल है। सबसे पहला शासक यही बने जिसका महल जो था वो लकड़ी का महल था। लकड़ी का महल था ना, तो चारों तरफ से क्या हुआ था कि लकड़ी का महल था, प्लस में इस प्रकार के छिद्र छिद्र बनवाए हुए थे कहीं कहीं पर, ठीक ना। कहीं कहीं पर छिद्र बनवाए हुए थे। अब दूसरे इधरो ढलान, इधरो ढलान, इधरो ढलान, अब बीच में महल था। अब कोई भी आक्रमण करता था तो क्या होता था कि पहले तो ढलान पर चढ़ेगा, ढलान पर से फिर ऐसे उतरेगा। तब तक क्या होता था कि यही में से तीर मार देते थे, जो छिद्र करवाए हुए थे लकड़ी वाला महल में, वही में से तीर मार देते थे, जिसकी वजह से इनका रक्षा व्यवस्था बहुत ही अच्छा था। पहला बात। दूसरी बात, इनका जो रक्षा व्यवस्था था, और दूसरी बात की चिकित्सा व्यवस्था भी अच्छा था, ठीक ना। तो क्वेश्चन आ जाता है चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र का रक्षा व्यवस्था कैसा था, तो बहुत ही अच्छा था, उत्कृष्ट था। क्यों? क्योंकि ये अपना सेफ्टी के लिए पूरा चीज बनाए हुए थे। आज जब तक राजा नहीं हारेगा तब तक प्रजा को कुछ होगा नहीं, ये हारते ही नहीं थे, क्योंकि इन पर आक्रमण होता भी था तो भाई हारने का कोई गुंजाइश ही नहीं, चारों तरफ से कहीं ना कहीं प्रतिबंध था। अब क्या हुआ कि जो चाणक्य जी थे वो ना बचपने से, मतलब जब से ही मिले तो ये अच्छा शासक बना दिए थे, अच्छा शासक बना दिए, इसलिए नहीं बचपन से हल्का हल्का जौहर देते थे। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। काहे कि ना ये सोचे थे कि अगर हम अभी से जौहर देने लगेंगे ना तो इनके शरीर में आगे चल करके अगर कोई आदमी, कोई औरत इनसे शादी जब करे, कोई रानी महारानी जब इनसे शादी करे तो इनका दुश्मन तो बहुत है। अब कोई जहरे पिला देते तो मर जाएंगे, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा ना, राज दरबार के लिए कुछ भी हो सकता है। इसलिए क्या हुआ कि इनको हल्का हल्का जहर दिया करते थे चाणक्य जी। अब जिस वजह से क्या हुआ कि इनके शरीर में पूरा जहर फैल गया था। इनसे जो बेटा हुआ तो जहर के कारण क्या हुआ कि उसके शरीर पर ना बड़े बड़े फुफंदा टाइप के उग गया था, बिंदु हो गया था, इसलिए इनका चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा का नाम पड़ा था बिंदुसार। क्या दोस्तों? बिंदुसार। बिंदुसार जो कि ज्यादा फेमस ही नहीं हुए। अब बिंदुसार का ही बेटवा का नाम था अशोक, ठीक ना, जिसका नाम है चक्रवर्ती अशोक। कहे जानते हैं इनका जो साम्राज्य था मगध के अलावा बहुत अन्य अन्य जगहों पर भी अपना अधिकार किए हुए थे। अब अधिकार किए हुए थे इसलिए इनका नाम पड़ता है चक्रवर्ती अशोक। बिंदुसार के बेटा का नाम ही था अशोक, ठीक ना, अशोक। अब अशोक के समय भी वहां की रक्षा व्यवस्था जो थी वो भी अच्छा था, क्योंकि गुरु से ज्यादा खतरनाक थे और भी ज्यादा बाहुबली शक्तिशाली शासक थे। ये क्या था कि उग्रों से ज्यादा बाहुबली शासक थे, इसलिए क्या था कि यहाँ की रक्षा व्यवस्था भी बढ़िया। दूसरी बात, यहाँ की रक्षा व्यवस्था के साथ साथ जो देखने का भव्य था वो भी उत्कृष्ट था, ठीक ना। तो क्वेश्चन आ जाएगा अभी क्या था कि देखिए जो सिकंदर आया था ना ओकरे साथ मेगास्थनीज आया था। मेगास्थनीज जो था वह यूनान का राजदूत था, सिकंदर के साथ ही आया था। लेकिन सिकंदर के साथ आया तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ही आया था मेगास्थनीज। ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। आई कहाँ के रहने वाला था? तो यूनान के रहने वाला था, ठीक ना। मेगास्थनीज यह एक विदेशी यात्री था, ये तो याद रखेगा। पहला विदेशी यात्री आ चुके हैं, ठीक है। 4 विदेशी यात्री आया था, जिसमें से पहला था मेगास्थनीज, दूसरा था फाहियान, फेनसंगा और इत सिंह। 4 विदेशी यात्री आया था, जो कि हम विशेष रूप से सभी के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आ गया कौन? मेगास्थनीज, जो किसके काल में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया था, जो कि यूनान के राजदूत था, ठीक ना। अब क्या हुआ कि जब मौर्य वंश खत्म हुआ तो मौर्य वंश के बाद ही आ गया, मौर्य वंश जब समाप्त हुआ तो इन्हीं के बाद आ गया चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या दोस्तों पूछ दो?
इसी के बाद आ गया अशोक के बाद आ गया चंद्रगुप्त द्वितीय। हाँ, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय। ऐसा नहीं कि इन्हीं का नाम है, नहीं, वो चंद्रगुप्त मौर्य थे, और जबकि ये है चंद्रगुप्त द्वितीय। ऐसा कहा जाता है कि इन्हीं में ना 9 रत्न था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय 9 रत्न था, और इसी के समय फैयान आया था। अब क्यों आया था वो बताते हैं, लेकिन सबसे पहले कुछ समझिए कि ना चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ही क्या आया था, फैयान आया था। और इनमें 9 रत्न कहा जाता है। 9 रत्न इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो विद्वान जाति लोग थे ना, इन्हीं के समय थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय थे, ठीक ना। अब चंद्रगुप्त द्वितीय के समय थे तो क्या था कि इन्हीं के समय कालिदास, बारूरुचि, ठीक ना, ये सब विद्वान हुआ करते थे। कालिदास जो कि जानते हैं, ये रातों रात विद्वान होने वाला व्यक्ति था। और दूसरा बारूरुचि था। ये बारूरुचि क्या था, तो जितना आप क्या करते हैं, कामसूत्रा करते हैं, कामसूत्रा। अभी कामसूत्रा क्या होता है, जो संभोगन की क्रिया होती है, जो भी कपल करते हैं, पति पत्नी करते हैं, जो भी कामसूत्रा का जो भी स्टेप होता है, तो सारा का स्टेप जो चर्चा किया गया है इन्हीं के राज दरबार में किया गया था, ठीक ना। बारूरुचि कहा जाता है कि विवेकानंद कहते थे कि वेदों के ओर लौटो, विद्यासागर कहते थे वेदों की ओर लौटो। अब वेदों सारा ज्ञान जो है, आज ना आप कहते हैं कि हाँ गुरुत्वाकर्षण का खोज फलना साहब किए थे, चिल्ला साहब किए थे, ऐसे किए थे, वैसे किए थे, लेकिन सही मायने में कहा जाए तो ये सब पुराना सब वेद में लिखा हुआ है, ठीक है। कहीं ना कहीं इसका मेंशन किया गया है, उसी को प्रूव्ड करके, उसी को साबित करके फिर से आज लिखा जा रहा है। तो जो किया है उनका नाम हो रहा है। अब क्या हो कि इन्हीं के दरबार में 9 रत्न था। अब 9 रत्न था, ठीक ना। तो 9 रत्न में था पहला कालिदास, बारूरुचि था, ठीक ना। अब बारूरुचि ही क्या किया था, कामसूत्रा का शुरुआत किया था, कामसूत्रा का विश्लेषण जो किया, कामसूत्रा पुस्तक जो लिखा, और कामसूत्रा का पूरा अलग अलग पाठ से दिया, सारे के बारे में चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ही कौन, बारूरुचि ने किया था, ठीक ना। अब क्या हुआ कि इसी के समय ये फैयान जो था ना, फैयान जो चीन का था, पहला था विदेशी यात्री मेगास्थनी, दूसरा था फाहयान। क्या था दोस्तों, दूसरा था फाहयान, फाहयान जो कि कहाँ के रहने वाला था, चीन के रहने वाला था। जैसे मेगास्थनी यूनान का, उसी तरह फाहयान जो था वो चीन के रहने वाला था। अब चीन के रहने वाला था तो ये ना सोचा, फाहयान देख लीजिए, फाहयान ये सोचे, देखिए अभी कोई कोई देखते होंगे जो कराटे कंफू में सबसे ज्यादा चीन का आदमी डेवलप में, तो ये सोचे कि आखिर फाहयान साहब सोचे कि उस समय ना नजरों से वार करके तब आदमी को घायल कर दिया जाता था। अभी तो गाना में ना है आँखियों का मतलब लड़की कमाल की आँखियों से गोली मारे, ऐसा बात थोड़ी भी होता है, वो सब तो गाना है। लेकिन उस समय सही बात था कि आदमी देख लेता था ना तो भस्म हो जाता था, गिर जाता था, ऐसे खाली छू देता था तो आदमी मर जाता था। उस समय वैसे कमाल था। तो वही सोचे कि भाई मतलब गौतम बुद्ध के बारे में सोचे कि जिनका जन्म वहां पर हुआ, उन्हीं के शरीर से आज हम लोग ऐसा कराटा कंफू करते हैं और उन्हीं को भगवान मानते हैं। आज जिनका जन्म जहां हुआ होगा वो तो और विकसित होंगे। इसलिए क्या हुआ कि यहाँ पर फैयान आए थे, किनके समय में, देख लीजिए चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में फैयान यहाँ पर घूमने आए थे। अब घूमने आए तो घूम करके यहाँ पर पुस्तक लिखे और आराम से यहाँ से चले गए। इसके बाद आया महेंद्र गुप्त, ठीक ना। अब महेंद्र गुप्त आया तो महेंद्र गुप्त क्या हुआ, महेंद्र गुप्त के समय ही आ गया था राजशेखर। कौन आ गया था, बोलिए, राजशेखर आया था। राजशेखर क्या किया, काव्य मीमांसा नामक किताब लिखा था, ठीक, काव्य मीमांसा नामक किताब लिखा था। और काव्य मीमांसा नामक किताब में क्या लिखा गया था, क्वेश्चन आ जाता है कि राजशेखर ने पटना के बारे में क्या लिखा। तो अभी तक जितना बारे में बताए ना, जो भी पटना के बारे में विश्लेषण किए कि पटना स्वर्ग है, पटना ना, पटना का इतिहास इतना बड़ा पुराना है, पटना के बारे में ऐसे ऐसे हुआ, तो जितना बारे में हम लिखा है, इस सब राजशेखर के बारे में, ये सब राजशेखर ने कहा था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल के बाद आ गया था, सॉरी हाँ, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आ गया था महेंद्र गुप्त, ठीक ना दोस्तों। अब महेंद्र गुप्त में के दरबार में ही आया था कौन, राजशेखर। काव्य मीमांसा नामक पुस्तक लिखने का कार्य जो किया था वो राजशेखर ही किया था,
ठीक ना। अब क्या हुआ कि काव्य मीमांसा नामक पुस्तक में ही सारी पटना के बारे में चर्चा किया गया, मेंशन किया गया, पूरा राजशेखर ने ही किया था। अब क्या हुआ कि उसके बाद आ गया था दामोदर गुप्त। दामोदर गुप्त, जो कि दामोदर गुप्त क्या किया था, दामोदर गुप्त किया था कुटनीम तखे काव्य लिखा था, कुटनीम तखे काव्य किताब लिखा था। ठीक दोस्तों, उसका दामोदर महेंद्र गुप्त के बाद कौन आ गया, महेंद्र गुप्त के बाद आ गए, देखिए महेंद्र गुप्त के शासनकाल में कौन आया था, बोलिए। महेंद्र गुप्त के शासनकाल में राजशेखर आ गए थे, और राजशेखर आ गए ना तो वहीं पर ये चर्चा की है। ठीक ठीक, कौन, राजशेखर चर्चा किए थे। उसके बाद आ गए थे दामोदर गुप्त, कुटनीम ताखे काव्य, दामोदर गुप्त ने ही लिखा था कुटनीम ताखे काव्य पुस्तक लिखा था, और उनमें भी ये चर्चा किया था, दामोदर गुप्त ही चर्चा किए थे कि यह भी एक तरह के स्वर्ग ही है। ठीक ना। और राजशेखर ने चर्चा क्या किया था, राजशेखर ने चर्चा किया था कि आगे मतलब पटना ऐसे है, वैसे है, दिस है, डेट है, जो भी हम ऊपर वाले चर्चा किए सारे के बारे में राजशेखर ने चर्चा किया था। ठीक दोस्तों, तो ये मेरा पहला वीडियो था पाटलिपुत्र का वैभव, लेकिन अभी शेष भाग बचा हुआ है, जो कि सेकेंड भाग हम लेकर आएंगे नेक्स्ट डे। ठीक ना। वाई लव यू, जय, मिलते हैं।